हेलो स्कॉलर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर पे। पिछली क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिया है, जैसे प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ा था हमने, सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा था, और फिर लास्ट में अभी हमने कल एक वाइस प्रेसिडेंट का भी पढ़ा था, और कल एक इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी हमने कुछ डिस्कस किया था जो करंट अफेयर्स के न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर पे, जिसमें हम लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर क्या सैलरी होती है, क्या एलिजिबिलिटी, कौन सा व्यक्ति है जो पीएम इंडिया का बन सकता है। जैसे अभी आपने देखा था कि ब्रिटेन का पीएम इंडिया का कोई रेसिडेंट सिटीजन रहा है, वो वहाँ की सिटीजनशिप ले लिया तो वहाँ का प्रेसिडेंट पीएम बन गया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ के इंडिया का पीएम के बनने की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या टेनर उनका होता है, इलेक्शन कैसे होता है, क्या सैलरी वगैरह होती है। ठीक है, टर्म कितनी बार बन सकता है वो, ठीक है, सैलरी वगैरह कितनी होनी चाहिए, वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, री इलेक्शन है पॉसिबल या नहीं है, ओथ कौन दिलवाता है, प्लस इनके पावर या फंक्शंस देखने की कोशिश किया जाएगा आज क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको हम लोग देखते हैं कि किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है जो पीएम का चुनाव होता है, किस आर्टिकल के अंदर पीएम का पोस्ट दी गई है। पीएम का आर्टिकल जो है कि 74 में दिया गया है, और ये हेड एमंग इक्वल है देश का, और इसके अंदर वास्तविक पावर है और नॉमिनल पावर प्रेसिडेंट के पास है। नॉमिनल पावर प्रेसिडेंट के पास है। ठीक, वेरी गुड। एक शब्द इसमें आया है कि नॉमिनल पावर और एक्सिक्यूटिव पावर, दो शब्द आते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि दोनों शब्द का मतलब क्या है। नॉमिनल का मतलब क्या है, किसी को पता है, और एक्सिक्यूटिव का मतलब क्या है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक्सिक्यूटिव का मतलब होता है जो रियल पावर होती है एक्सिक्यूट करने की, किसी काम को करने की, उसको बोलते हैं एक्सिक्यूटिव पावर। जो हमारे यहाँ पे इंडिया में कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वही सिस्टम यहाँ पे भी है। अमेरिका का सिस्टम जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मतलब उसका हेड प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इसका हेड पीएम होता है। ठीक है, तो जो एक्सिक्यूटिव पावर यानी रियल जो पावर है वो पीएम के अंदर होती है, ना कि प्रेसिडेंट के अंदर है। ठीक है, तो नॉमिनल पावर इसको कहते हैं, यानी जो रियल पावर नहीं है वो किसके अंदर है, प्रेसिडेंट के अंदर है। जबकि अमेरिका में रियल पावर किसके अंदर है, प्रेसिडेंट के अंदर है, पीएम के अंदर रियल पावर नहीं होती है। ठीक है, ठीक उसका उल्टा यहाँ पे इंडिया में है। ठीक है, तो एक्सिक्यूटिव पावर और नॉमिनल पावर आपने समझ लिया। इसी को दो शब्द कहा गया है, D0 यानी D0 का मतलब नॉमिनल पावर, डी फैक्टो इसका मतलब एक्सिक्यूटिव पावर। तो डी फैक्टो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे पीएम इंडिया के लिए, और D0 पूछा जाए तो प्रेसिडेंट बताएंगे। ठीक है, ओके, समझ में। आर्टिकल आपने देख लिया, किस पार्ट में आता है ये पीएम का पोस्ट, किस पार्ट में है संविधान के? संविधान के ये 5वें पार्ट में आता है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल था इसका? 74, 75 और 78 में भी। हाँ, 78 में क्या दिया गया है? 78 में पीएम का फंक्शन दिया। पीएम के फंक्शन दिए गए हैं। यानी एक शब्द इन्होंने बताया, एक आर्टिकल बताया 74 और 75। 74, 75 में क्या एग्जैक्टली कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? 74, 75 में इनके एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन, जैसे चुनाव होता है इनका, और इनकी शक्ति युक्तियों के बारे में 78 में दिया गया है। 74, 75 में क्या है? एक शब्द, एक सेंटेंस कहा गया है ना, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाएगी, उसका हेड होंगे ये, अभी इन्होंने बताया कि ये हेड अमंग इक्वल्स हैं। हेड अमंग इक्वल्स मतलब अपने सारे एमपीज में से ही हेड चुने जाते हैं। इसका मतलब आपको समझना है कि ये जितने भी आप एमपी चुनते हैं, कितने टोटल सीट है एमपीज की जिस पे चुनाव होता है? 545 सीटों पर चुनाव होता है। तो इसका मतलब 545 सीट्स हैं लोकसभा की, जिसमें से एक बनता है कौन, पीएम बनता है। जितनी सरकार जीतेगी उसमें से एक, जितने लोग जीते होंगे वही लोग एक चूज कर लेते हैं पीएम को। ठीक है, एक चूज पीएम को कर लेते हैं। जैसे इसमें कौन हमारे पीएम जी हैं, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इनको बाकी सदस्य लोग इनको चूज किए हैं कि भाई आप ही पीएम बनेंगे, तो इनको बनाया गया। 2 बार से लगातार रहे हैं, अब की बार 24 में चुनाव होने वाला है, तो 24 में भी इनको बनाया जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई नया चेहरा नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि इनको बनाया जाएगा। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। यानी इतना आपको पता है कि इनका जो चुनाव होता है वो सभी एमपीज में से ही लोग मिलकर अपना चूज कर लेते हैं कि आपको ही बनाया जाएगा पीएम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनका इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराया जाता है, क्या सिस्टम है, किस सिस्टम से पीएम को चुनाव होता है। इनका इलेक्शन डायरेक्ट बाय पब्लिक द्वारा होता है, और ये आरपी एक्ट 1951 के तहत होती है।
और इनको मतलब जिनकी मतलब वोटर जो होते हैं उनकी एज 18 ईयर होनी चाहिए, तो उनको वो वोट करते हैं। और यह इसको मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंटेड करते हैं। ठीक है, इनको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट देते हैं, ओथ इसको प्रेसिडेंट देते हैं। ठीक है, इनका एलिजिबल, आपने इलेक्शन देखा कि इनका चुनाव होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम से होता है। इसका मतलब जिस व्यक्ति की, जिस सिटीजन की इंडिया में, सिटीजन केवल वोट कर सकता है, याद रखना है, इंडिया का जो सिटीजन वही वोट कर सकता है। जिसकी एज 18 साल हो गई है वो व्यक्ति इनको वोट दे सकता है। यानी हम वोट कौन देते हैं? लोकसभा का चुनाव। ठीक है, आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? पिछले 19 में था, अब 24 में होने वाला है, तो आपने दिया होगा, जो लोग वोटर होंगे दिए होंगे, तो उनका एज आपके 18 साल है तो आपने वोट देना है। ठीक है, आप वोट दे सकते हैं, वोट राइट भी आपका होता है। ठीक है, ओके। एडल्ट फ्रेंचाइज से आप एज एमपी चुनते हैं। जैसे पीएम जी कहाँ के एमपी हैं, किस राज्य के हैं, किस राज्य के हैं या किस इस जगह के वो एमपी हैं? एमपी कहाँ के हैं प्रेजेंट टाइम? हाँ, बनारसी के। इसमें बनारस के एमपी हैं वो। बनारस से उन्होंने एमपी की सीट जीती थी। इसका मतलब किसी एक क्षेत्र से वो एमपी होने चाहिए, जीते हुए होने चाहिए, वही व्यक्ति वहाँ पे पीएम बन सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति पीएम बन जाता है या उनको अपॉइंट कर देगा एज ए पीएम, अगर उसके पास सीट मेंबरशिप नहीं होती है लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा की मेंबरशिप कंपलसरी है, लोकसभा की मेंबरशिप नहीं है, तो वो क्या उसकी क्राइटेरिया है, कब ले सकता है वो, या उसको हटा दिया जाएगा? अगर उसके पास मेंबरशिप नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेने की पड़ेगी लोकसभा की। अगर नहीं लेता है उसको 6 महीने के बाद, अरे 6 महीने का हटा दिया जाएगा उसको। 6 महीने के बाद उसको हटाया जा सकता है। मैक्सिमम 6 महीने की होती है। ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया इलेक्शन की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी इनकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं, इनको बताइए। इनकी एलिजिबिलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, मेंबर लोकसभा के होने चाहिए और 25 वर्ष इनका पूरा हो, नो ऑफिस प्रॉफिट हो और लोकसभा के मेंबर बनने लायक हो और लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी से हो। ठीक है, अभी आपने क्राइटेरिया देखा कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला आपने एलिजिबिलिटी था कि इनकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल की। यानी कोई भी व्यक्ति जो 25 साल पूरा कर लिया है वो लोकसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी उसकी हो गई। इसका मतलब लोकसभा मेंबर कब बन सकते हैं आप? 25 साल के ऊपर हो गई तो। ठीक है, एक चीज़ और है, राज्यसभा मेंबर बनने की उम्र कितनी होती है? 30 साल होती है। राज्यसभा की मेंबरशिप लेने की उम्र होती है आपकी 30 साल। ठीक है, ओके। एलिजिबिलिटी आपने देखा 25 साल होनी चाहिए। आपने वोटिंग राइट भी देख लिया, किसी व्यक्ति का जो सिटीजन 18 साल है उसकी एज, तो वो लड़ सकता है, मतलब वोट दे सकता है। 25 साल लड़ने वाले के लिए, यानी जो लीडर है उसके लिए 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होने चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब सेंट्रल या स्टेट की गवर्नमेंट में जॉब नहीं करते होना चाहिए। ठीक है, अपोजिशन जो पार्टी होती, लीडर पार्टी होती, यानी कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका ये लीडर होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए, हेड अमंग इक्वल होना चाहिए, जीता हुआ होना चाहिए किसी एरिया से, किसी क्षेत्र से। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी हो गई। दूसरी चीज़, लोकसभा राज्यसभा की मेंबरशिप उसे, लोकसभा की या राज्यसभा किसकी होनी चाहिए? लोकसभा की होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा की नहीं, कंपल्सरी। अब प्लस इनकी जो एज होती है वो 25 साल होती है। और अगर ये इनको चुन लिया गया एज ए पीएम तो मैक्सिमम 6 महीने तक ही रह सकते हैं, अगर इनके पास मेंबरशिप नहीं है लोकसभा की तो। ठीक है, ये क्लियर हो गई, ये सारी इनकी क्वालिफिकेशंस हो गई। क्लियर है। अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग टेनर। इनका जो टेनर हो गया, यानी कितने साल तक ये बनाए जा सकते हैं पीएम, कितने साल टेनर होगा? इनका टेनर जो है 5 वर्ष का होता है और ये जो है प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट के परामर्श पर, प्रयास पर करते हैं कार्य, प्रसाद परामर्श के कार्य करते हैं, प्रसाद पर्यंत इस काम करते हैं। ठीक है, और इनको हटाया भी जा सकता है। ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ही होता है प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब ये इनको हटाया भी जा सकता है अगर इनकी मेजॉरिटी लास्ट हो गई या इनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इनको निकाल दिया, हटा दिया। ठीक है, तभी इनको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के कहने पर, या प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। अब एक चीज़ बात कर लेते हैं, रिमूवल। आपने देख लिया रिमूवल कौन करता है, इनका प्रेसिडेंट ही करता है। टेनर आपने देख लिया 5 साल का होता है। तो टेनर का मैक्सिमम कोई पीरियड है या नहीं है? इनका मैक्सिमम पीरियड है, इनका कितने साल तक रह सकते हैं? या इनका कोई लिमिट नहीं है,
मतलब कोई फिक्स नहीं है। जब तक ये मतलब इनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो मतलब बन सकते हैं। तब तक रह सकते हैं, यानी रिजाइन कर दिया इन्होंने किसी तरीके से हट जाते हैं तभी हट सकते हैं, अन्यथा इनकी कोई लास्ट एज नहीं है। 5 साल कर करके ये कई बार बन सकते हैं पीएम, जैसे 2 बार लगातार आपके मोदी जी रहे हैं, ठीक है, अगली बार भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। टेनर फिक्स नहीं, एक शब्द है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हमने पढ़ा अभी कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आर्टिकल आपने देखा 74-75 से रिलेटेड रहा है, ठीक है। एक शब्द है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है किसके होती है, आपको ये बताना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रिस्पॉन्सिबल होती है। लोकसभा के, लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है लोकसभा के रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये होता है कोई एक व्यक्ति, कोई एक एमपी है या कोई मिनिस्टर है, वो अकेले रिस्पॉन्सिबल किसी फंक्शन के लिए नहीं होगा, बल्कि पूरी उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होगी रिस्पॉन्सिबल किसी फंक्शन के लिए, ठीक है, ओके। इंडिविजुअली वो नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह पे। प्रेसिडेंट की पीएम की सैलरी वगैरह कहाँ से दी जाती है और कितनी होनी चाहिए सैलरी। पीएम की सैलरी CFI से दी जाती है, पार्लियामेंट इसे डिसाइड करता है, और इस समय पीएम की सैलरी 2,80,000 पर मंथ है। पर मंथ है, ठीक है। ईयरली देखा जाए कितना हो जाएगा। ईयरली 33,60,000। ईयरली लगभग आप कैलकुलेट कर देंगे तो 12 महीने का 2,80,000 के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है, ओके। इनकी सैलरी कहाँ दी जाती है, CFI से, और सैलरी डिसाइड कौन करता है, सेट कौन करता है, पार्लियामेंट करता है, जैसे बाकी सब लोगों का हो रहा था, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी, किस किस तरीके से वैकेंसी क्रिएट होगी। इनकी वैकेंसी है जो यदि टेनर ख़त्म हो गया, ओथ दे दिए, फिर तो इनकी डेथ हो गई या रिजाइन दे दिए या मेजॉरिटी लॉस हो गई, तब इनका वैकेंसी खाली हो जाती है। वैकेंसी खाली इसका री-इलेक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के असेंट पर नव पीएम अराइव करते हैं। ठीक ठीक। वैकेंसी किस किस बेस पे क्रिएट होती है, यानी कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है। तो आपने देखा कि इनका 5 साल का टेनर ख़त्म हो गया, ठीक है, या इनका डेथ सडनली हो गई, पोस्ट वैकेट हो जाएगी, या इन्होंने रिजाइन करके या फिर इनको रिमूव कर दिया गया। रिमूव कैसे किया गया, उसका बेस होता है कि मान लीजिए इन्होंने मेजॉरिटी लॉस्ट कर दी, इसका मतलब वो मेजॉरिटी जो पार्टी है वो अपनी मेजॉरिटी सेंटर से खो दी, ठीक है। तब उसके बाद क्या होगा, पीएम को या फिर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को या उस पार्टी को जो मेजॉरिटी लॉस्ट की है उसको फिर से बुलाया जाएगा बाई प्रेसिडेंट के द्वारा कि भाई आप लोग अपना मेजॉरिटी पेश कर दिए, ठीक है, अपना मेजॉरिटी, या इसको कहते हैं फ्लोर टेस्ट, इसको फ्लोर टेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोर टेस्ट कराएंगे, इसके बाद अगर देखेंगे कि मेजॉरिटी फिर से बना सकते हैं लोग तो फिर से नया पीएम चुना जाएगा। और अगर देखा जाएगा कि अपोजिशन पार्टी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, दोनों के पास किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो एट लास्ट पूरी बॉडी को या पूरी लोकसभा को डिजॉल्व कर देता है, और इस कंडीशन में क्या होता है, फिर से री इलेक्शन करवाना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा प्रोसेस, ओके। तो ये आपने देख लिया कि वैकेंसी कैसे कैसे क्रिएट होती है, ओके। अब एक शब्द है री इलेक्शन, का पॉसिबल है या नहीं है, इनका री इलेक्शन कराया जा सकता है कि नहीं कराया जाता है। इनका री इलेक्शन कराया जा सकता है, कराया जा सकता है, ठीक है, री इलेक्शन इनका पॉसिबल है। अब कुछ बात और कर लेते हैं ओथ पे। जैसे जब सरकार जीतती है यानी मेजॉरिटी पार्टी आती है, तो उसके बाद सरकार जब अपना मेजॉरिटी प्रूफ कर देती है, ठीक है, प्रूफ मेजॉरिटी कर देती है, उसके बाद शपथ दिलाने का काम चलता है, शपथ दिलवाया जाता है, ठीक है। पीएम को प्लस उनके पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को शपथ दिलवाता है। शपथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, इनको शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, इनको प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं। इनको प्लस इनके पहले क्या करेंगे, पहला प्रोसेस ये होगा कि सबसे पहले पीएम को शपथ दिलाएंगे, उसके बाद फिर सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनके एडवाइस पे, किसकी, पीएम की। यही वजह है कि पीएम के एडवाइस पे सलाह उनको ओथ दिलवाएंगे, प्लस उनकी सलाह पे किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा भी सकते हैं, ठीक है। कौन हटा सकता है, प्रेसिडेंट हटाएगा, लेकिन किसी सलाह पे, पीएम की सलाह पर, ठीक है, किसी को भी हटा सकते हैं। ये हो गया, हमने बात कर लिया ओथ पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग फंक्शन और पावर्स पे। इनके पावर्स या फंक्शन क्या होते हैं। अभी आपने बताया कि 78 आर्टिकल जो इनके फंक्शन की बात करता है, ठीक है, इनके फंक्शन की बात करता है। इनके पास कौन कौन सा फंक्शन होना चाहिए, 1-2 फंक्शन पहले बताइए
क्या फंक्शन इनके पास होने चाहिए? इनका फंक्शन आर्टिकल 78 में दिया गया है और ये प्रेसिडेंट और काउंसिल मिनिस्टर के चैनल होते, बीच में चैनल होते हैं और जो होते हैं कैन एडवाइज पीएम के एडवाइज पर काउंसिल मिनिस्टर को रिवोल्व करते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, उनके जैसे में एक फॉरेन पॉलिसी बनाना हो गया इनका, और जैसे ये स्पोक पर्सन होते हैं, देश के स्पोक पर्सन। हाँ, जैसे समय समय पर जैसे मोदी जी ने अभी कभी कभी 15-15 दिन भी भाषण दिया और स्पोक करते रहते हैं। एड्रेस नेशन को एड्रेस करते हैं, सबको एड्रेस भी करते हैं, संबोधित भी करते हैं। कोई सूचना हो, कुछ देना होगा तो ये एडवाइस भी जैसे एड्रेस भी करते हैं। और पीएम प्रेसिडेंट जैसे दोनों मिलकर इनका रोल होता है अपॉइंटमेंट करने का। जैसे यूपीएससी के चेयरमैन हुआ, फाइनेंस कमीशन का हुआ, इलेक्शन कमीशन का हुआ, अटॉर्नी जनरल का हुआ, कैग का हुआ, इन लोग का अपॉइंटमेंट करते हैं, इनके चेयरमैन और मेंबर का अपॉइंटमेंट करते ये हैं। दोनों रोल इनका होगा पीएम प्लस प्रेसिडेंट का मिक्सअप रोल हो गया। दोनों लोग एक दूसरे की सहायता करके ही बाकी सारे लोगों को अपॉइंटमेंट करते हैं, प्लस रिमूवल भी होता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो कुछ फंक्शन हमने देख लिया। ये क्या होते हैं? चैनल बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि दोनों के बीच में एक चैनल होते हैं। इधर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इधर आपके प्रेसिडेंट है, दोनों के बीच में ये चैनल काम करते हैं। ठीक है, बाकी जितनी पोस्ट होती है लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें इनका रोल रहता है। ठीक है, ओके। अब कुछ और फंक्शन कुछ बचा हो तो बताइए, कुछ फंक्शंस और वगैरह हैं किसी को? क्या फंक्शंस और हो सकते हैं? पीएम जो होते हैं ये मतलब बहुत मतलब नीति आयोग के हेड होते हैं पीएम, और इनके चेयरमैन भी होते हैं, और जैसे नेशनल डेवलपमेंट कमीशन इनके भी हेड होते हैं, और एनआईसी नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल के भी हेड होते हैं, और इंटरनेशनल स्टेट काउंसिल और नेशनल वाटर रिजर्व्स कमीशन, क्राइसिस मैनेजर्स ड्यूरिंग, इन सब के ये पीएम हेड होते हैं और चेयरमैन होते हैं। इमरजेंसी के समय में और यह और नेशनल इमरजेंसी और कोरोना में जैसे कोई भी आपातकालीन घटना होगी तो इसके हेड पीएम ही बनाए जाते हैं। और पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विस, और पॉलिटिकल हेड के सर्विस का काम जो होता है ये पीएम ही देखते हैं और उसके हेड होते हैं। सर्विसेज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके पॉलिटिकल हेड यही होते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि ये चेयरमैन या हेड हैं। कुछ ऐसी इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ होती हैं जो नेशनल लेवल पे उसके हेड या चेयरमैन होते हैं। ये ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया। अब हमने देखा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। किस किस को अपॉइंट करते हैं ये आपने अभी देखा। इन्होंने बताया कि कैग को अपॉइंट करते हैं। कैग आपने पढ़ा ही है। कैग क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। फिर अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं किसकी एडवाइस पे, मतलब पीएम की एडवाइस पे प्रेसिडेंट करते हैं इन लोगों को। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रोल है। यूपीएससी का चेयरमैन प्लस यूपीएससी के सारे मेंबर्स को ये करते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के प्लस इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो होता है उसके मेंबर्स प्लस उसके चेयरमैन को प्लस फाइनेंस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन को यही अपॉइंट लोग करते हैं। ठीक, एक चीज़ छूट रही थी अभी थोड़ा बहुत, कि क्वालिफिकेशन। अच्छा, जिससे देखते हैं कि हम नेता के लिए कोई क्वालिफिकेशन होता नहीं है। आपने देखा है कि कोई नेता व्यक्ति बन गया जो लीडर है बढ़िया, जो लोगों को मतलब मोटिवेट कर पा रहा है या लोगों के दुख को समझ रहा है, लीड कर पा रहा है, उसको हम बोलते हैं लीडर है, ये नेता है। तो उसी तरह से किसी भी नेता के लिए कोई चीज़ें क्वालिफिकेशन आपको ने देखा नहीं है कि कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हाई स्कूल इंटर BA कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बाकी अदर पोस्ट के लिए होती है। तो अब बताइए कि ये इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं है? नीरज, पीएम के लिए क्वालिफिकेशन है या नहीं है? ये सर किसी एरिया से जीते हुए होना चाहिए। जीतना कंपल्सरी है। हाँ, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं सर, इससे कुछ नहीं है। ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। संविधान की किसी आर्टिकल में दिया हुआ नहीं है, यानी कोई। अब एक चीज़ न्यूज में रहती अक्सर हमेशा कि जैसे जो एडवाइस है, हमने देखा अभी कि 74 में दिया गया है, 74-75 में, कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी। ठीक है, एक बार इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने इस चीज़ को चेंज कर दिया था, कुछ अमेंड किया था इसमें। ठीक है, वो अमेंडमेंट क्या है? अगर किसी भी 76 में अमेंडमेंट 1976 में अमेंड था, 42nd अमेंडमेंट था, जिसमें बाइंडिंग कर दिया गया जो प्रेसिडेंट थे। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो एडवाइस है अब वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा, यानी कोई भी एडवाइस देगी प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट को, उनको वो बाइंडिंग होगा उनके ऊपर। ठीक है, उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी से बात आती है। आपने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो मेन निचोड़ता 15 से 16 लोग या 20 लोग होते हैं।
मैक्सिमम वो लोग होते हैं, उनको बोलते हैं कैबिनेट बोला जाता है। यानी कैबिनेट का डिसीजन अब मान्य होगा, यानी बाइंडिंग हो जाएगा किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। यही बात कही गई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, तो आज हमने सारे क्वेश्चंस देख लिया, सारे टॉपिक पर डिस्कस कर लिया। प्राइम मिनिस्टर की टॉपिक पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हमने इनका जो अपॉइंटमेंट था, इलेक्शन था, वैकेंसी थी, टेनर था, टर्म था, एलिजिबिलिटी थी, सब चीज़ों पर हमने बार बार ही बात किया। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम कल मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।